आप लव जिहाद करोगे हम बोलेंगे, आप आतंकवाद फैलाओगे हम बोलेंगे, आप देश के जो सुरक्षा को भंग करेंगे तो हम मारेंगे पीटेंगे, या फिर जो भी सरकार को सही लगेगा वो कार्य करेगी, चाहे बुलडोजर चलाना पड़े। पहली बार किसी सरकार ने इन रोंगियों को और जो बांग्लादेशी हमारे देश में घुसपैठ हुई है उनको बाहर निकालने का ये प्रयास जो बीड़ा उठाया है ये काबिले तारीफ है। तो SIR जो मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है वो एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया इसलिए हो गई थी कि घुसपैठ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि सारा का सारा जो जनता का हक था वो सब छीना जा रहा था। कि हम अब वो प्रयास करें कि बांग्लादेश के 2 हिस्से हों, एक हिंदू प्रमुख हो जाए और एक मुस्लिम प्रमुख हो जाए, क्योंकि 2 हिस्से होना इस टाइम बहुत जरूरी है कि हर कोई अपना देश क्यों छोड़ेगा। तो आपको अगर अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो आप आतंकवादी ही बन जाते हो, अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती तो आप नारे लगाते हो हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें खाना नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा क्वेश्चन मार्क लगाया गया। उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यूपी में शासन व्यवस्था को बनाए रखने में कहीं ना कहीं एक योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ उसमें नजर आता है। आज हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है और जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर पूरा पकड़ बनाए हुए हैं, लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध तरीके से इस देश में रह रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम अब सरकार कर रही है। इससे महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आधी आबादी का योगदान योगी आदित्यनाथ में उनके शासन में रहा है। तो ऐसे में इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहती हैं ये लोग SIR को लेके। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शैली है और मैं महिला प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका हूँ। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार SIR के जरिए अवैध जितने घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी उनको निकालने का प्रयास कर रही है, वो प्रयास आपको कैसा लगता है? बिल्कुल बहुत ही काबिले तारीफ ये प्रयास है। एक तो पहली बार किसी सरकार ने इन रोंगियों को और जो बांग्लादेशी हमारे देश में घुसपैठ हुई है उनको बाहर निकालने का ये प्रयास जो बीड़ा उठाया है ये काबिले तारीफ है। मोदी सरकार, योगी सरकार ने अब तक जितने भी प्रयास किए हैं हमारे देश के लिए, देश के उत्थान के लिए, बेटियों के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, वो सभी काबिले तारीफ है। क्योंकि देखिए, जब ये हमारे देश में कोई भी अन्य देश का व्यक्ति हमारे देश में घुसपैठ करता है तो उससे हमारे आय के जो हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे देश में रोज़गार हो, धन के लिए हम जो भी व्यवस्था करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना उद्यम स्थापित कर सके, उन लोगों पर क्या मार पड़ती है कि जो ये बाहरी देश के, बाहरी मुल्कों के लोग आकर हमारे देश में बसते हैं, सारे लाभ तो वही ले जाते हैं। तो जिसके कारण से हमारी नौकरियों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे जितने बिजनेस हम करते हैं, उद्यम करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं और जो भी लाभ होते हैं वो सभी हमारी जो आम जनता पर पहुंचने चाहिए वो लाभ उनके लिए पहुंचने में कम हो जाते हैं। तो हमारी सरकार जो ये प्रयास कर रही है, ये बीड़ा उठाया है, हम देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसका सम्मान करते हैं और उनका साथ देने के लिए तैयार है। जो भी मैं तो आम जनता को भी ये जागरूक करना चाहूँगी कि आपके आसपास जो भी ऐसे लोग आपके आसपास भी बसे हैं उनकी सूचना आप सरकार को दीजिए। सरकार को ना दे सके तो आप कम से कम आपके नज़दीक के पार्षद, विधायक, सांसद या फिर आप पुलिस को सूचित करिए, ताकि ये जो घुसपैठ हो रही है और हमें नहीं पता कि जो हमारे देश में हमारे गैर कानूनी रूप से हमारे देश में मुल्क में घुसा है वो सही भी है, कहीं वो आतंकवादी तो नहीं है, कहीं वो कुछ गलत साजिश से सोच के हमारे देश के लिए बुरा करने के लिए तो प्लान नहीं कर रहा। तो हमारे को अगर हमारे साथ ऐसा हमारे आसपास भी कुछ होता है तो हमें हर एक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है जो बीड़ा उठाया है सरकार ने, हम तो काबिले तारीफ़ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ जो बुलडोज़र चल रहा है वो चलते रहना चाहिए और ये कार्यवाही बंद नहीं होनी चाहिए। हम तो साथ हैं और हम खुश हैं। हमारे बेटियां, हम अब रात को हम 1 बजे भी निकल जाते हैं, सुरक्षित है। और गाजियाबाद में भी हम देखेंगे हम बिल्कुल सुरक्षित है। मैं भी कभी कभी बाहर से बहुत लेट आती हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं असुरक्षित हूँ। पहले मुझे लगता था, परंतु जब से भाजपा की सरकार हमारे गाजियाबाद में आई है, इसके अलावा भी जैसे मैं गाजियाबाद से भी बाहर जाती हूँ तो रात को मैं बहुत सुरक्षित रहती हूँ। ट्रेन से भी सफ़र करती हूँ और बस से भी सफ़र करती हूँ तो मुझे कभी
भी परेशानी नहीं हुई। जी, अभी आपने बोला कि ये जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनको निकाला जा रहा है, बेहतर काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो इतने सालों से रह चुके हैं और इस देश के लोगों को, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि परेशान किया जा रहा है? छानबीन सबकी हो रही है, आपकी भी हुई होगी, मेरी हुई है, और जितने लोग हैं सबकी हो रही है, तो उसमें कुछ लोगों को तकलीफ किस बात की हो रही है? तकलीफ तो मैडम जी सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रही है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए उनको अपना जाली जो भी उनके आधार कार्ड कहे या फिर पहचान पत्र बनवाए हैं। यदि हम यहीं पे रहते हैं, हमारा जन्म यहीं पे हुआ है, हम जायज़ तरीके से हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमारे को कोई डरना नहीं चाहिए। भय हमारे है नहीं, हमारी सरकार को भी भय नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे 10 वोट है तो हमारे 10 ही वोट है। डर उनको लग रहा है, उन सरकारों को लग रहा है, जैसे कांग्रेस को लग रहा है सबसे ज़्यादा भय। और कौन सी है, मैं तो सरकारों के नाम भी नहीं, सपा नाम भी नहीं याद मुझे, क्योंकि वो लोग काम ही नहीं करते। ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा उन्होंने आप जिसको भी देखिए, अन्य किसी भी सरकार को, उन सब में ये भय इसलिए है क्योंकि उनका वोट बैंक इससे बहुत इफेक्ट करेगा, उनका वोट बैंक गिरेगा, तो जिसके कारण से वो वोट बैंक को बचाने के लिए इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से डरना नहीं है। सरकार हमारी हर एक राज्य में अब अपने भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है, तो हम खुश हैं। अच्छा, खुश हैं। चलिए, और भी मैम, जिस तरीके से SIR लगातार हो रहा है, कितने वोट कटे हैं, कितने फर्जी वोटर्स थे जो जिनके नाम काटे गए हैं, ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि ये SIR जो है ना हो, और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक उनका था अब जा रहा है। क्या कहेंगी इस पे? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूं वर्षा हजेला, समाज के लिए काम करती हूं और पेशे से मैं काउंसलर हूं। तो हम लोग जो उस दृष्टि से भी देखते हैं तो SIR जो मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, वो एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया इसलिए हो गई थी कि घुसपैठ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि सारा का सारा जो जनता का हक था वो सब छीना जा रहा था उन्हीं के माध्यम से, और उन्हें बसाने वाले कोई और नहीं, वो विरोधी पार्टियां हैं जो सिर्फ उनके बल पे अपनी अपनी सरकार बनाना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप करते रहोगे, कब तक करोगे, कभी ना कभी तो दृष्टि जाएगी ना। और हमारी सरकार ऐसी है कि वो एक एक मुद्दे को पकड़ के चलती है कि अब देश में उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा घुसपैठियों को, क्योंकि आप सिर्फ वोट के लिए अपने नागरिकों का हक मार रहे हैं। उनको जो पैसा उन पे खर्च होना है आप उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। जैसे कि ले लीजिए बंगाल को, ले लीजिए, बांग्लादेशी जितने घुसाए गए हैं, ममता बनर्जी जो हैं उन्हीं के दम पे फूल रही हैं। जिस दिन से ये घुसपैठ खत्म हो गई SIR के माध्यम से, उसमें वो बहुत ज़्यादा अड़चन डाल रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन तमाम अलग अलग राज्यों से मैम काफ़ी वोट कटे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में भी लगभग करोड़ों वोट कटने के मतलब, और बंगाल में देखिए कितने वोट, ममता बनर्जी की सीट से ही कितने वोट ऐसे कट गए जो फर्जी पाए गए। तो ये क्या लगता है कि इसमें अगर देश आगे बढ़ रहा है और इस तरीके की SIR के जरिए जांच की जा रही है, तो परेशानी किस बात की है? कुछ मुसलमानों को भी परेशानी हो रही है, कुछ विपक्षी पार्टियां उनको भी परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आपका हक छिन रहा है। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं तो आपका हक उतना ही रहेगा जितना कि हिंदुओं का है या किसी और कास्ट का है। लेकिन उनको भड़काने वाले कौन है? उनको भड़काने वाली दूसरी पार्टियाँ हैं। वो चाहती हैं कि भड़का के इस देश में अराजकता फैलाएं। अशिक्षा का माध्यम, इतना अशिक्षा उन लोगों को है कि शिक्षा उन्हें दी नहीं गई कभी। उनको वादे करते रहे कि आपको रोजगार देंगे, उनको शिक्षा देंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें नीचे रखा गया इसलिए कि वो सिर्फ वोट देते रहे इन्हें और इनको आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे लगता है कि योगी आदित्यनाथ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, भड़का रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, सरकार की कोई एक योजना जिसमें उन्होंने ये लिखा हो कि ये योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, आज तक कोई भी ये योजना में हिंदू नाम आया ही नहीं है। तो हर योजना का लाभ आप भी ले रहे हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। सिर्फ हिंदुओं की वजह से पेट में दर्द होना तो फिर गलत बात है। ये आज तक कोई योजना, चाहे योगी जी की रही हो या मोदी जी की रही हो, किसी पे हिंदू टप्पा नहीं लगा है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा। तो जब ऐसा है ही नहीं
तो फिर इसमें पेट दर्द की होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सारी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हो। कई बार तो आप ही को मिलता है, जब 6-6 लोगों का जो वो हो जाता है कंपल्सरी आयुष्मान कार्ड में, तो 6 लोग आप ही के घर में मिलेंगे। हिंदुओं के घर में तो मुश्किल से भी 4 लोग मिल जाए तो बहुत है, और अब आगे आगे यही हालात होते चले जा रहे हैं। तो ये अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ दीपू दास को लेके, जिस तरीके से अब सरकार उनको एक आक्रोश है, आम जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि क्योंकि हिंदू के साथ इस तरीके की बर्बरता की गई, तो बांग्लादेशी को निकालने का एक प्रयास और तेज हो गया है। वो कैसा प्रयास है और उस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, वो प्रयास ऐसा है कि हम अब वो प्रयास करें कि बांग्लादेश के 2 हिस्से हों, एक हिंदू प्रमुख हो जाए और एक मुस्लिम प्रमुख हो जाए। क्योंकि 2 हिस्से होना इस टाइम बहुत जरूरी है कि हर कोई अपना देश क्यों छोड़ेगा, कि हम उन्हें अपने देश में ले आएंगे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि वहीं रहते हुए उन्हें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। तो 2 हिस्से होने चाहिए, एक हिंदू प्रमुख होना चाहिए और एक उनका अपना होना चाहिए। तो एग्री करती हैं जो मैम कह रही हैं? मैडम जी देखिए, हमारे जो हम ये कहते हैं कि हिंदुओं के बारे में बात करें, वो भी बांग्लादेश के, सिर्फ माइनॉरिटी में 8% का रेशो है वहाँ पे हिंदुओं का। 70 मंदिरों को नष्ट कर दिया है। किस लिए? क्योंकि वो हिंदुओं के बेटियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेप हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? माइनॉरिटी की वजह से। माइनॉरिटी के रहते हुए उन्होंने जो 8% की आप जनसंख्या को नहीं संभाल सकते, वो हिंदुओं को क्या संभालेंगे? क्या उनसे क्या उम्मीद करें हम सरकार को? ऐसे में यूएन को जितने भी हमारे देश के जितने भी हमारे देश हैं, उन सबको मिलकर इसके ऊपर न्याय के लिए और नए कानून बनाने चाहिए कि कोई भी किसी अन्य धर्म के जाति अगर आपके पास माइनॉरिटी में रह रही है तो आप उसका बहिष्कार कर दो, उसको मारो, उसकी बेटियों को आप नंगा सड़कों पे दौड़ाओ। ऐसे नहीं चलता कि भाई हमारे पुजारियों को आप मार रहे हो, मंदिरों को नष्ट कर रहे। 70 मंदिर बर्बाद कर दिए मैडम जी उन्होंने। 8% की जनसंख्या होती कितने ही है। जी बिल्कुल। यहीं पे इस देश में रह के मौलाना रशीदी का इंटरव्यू आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेशियों से क्या मतलब, अपने देश में आग लगी है उससे नहीं संभाला जा रहा भारत को, लेकिन गजा फिलिस्तीन के लिए उनको बहुत दर्द होता है। उस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपके पेट में दर्द तो होना नाजायज ही है। आपको तो हर चीज़ से कोई भी सरकार कोई भी चीज़ लेके आएगी, आप तो अपना झंडा लेके चल दोगे कि भैया हमको तो ये इंसाफ चाहिए, हमको वो इंसाफ चाहिए। आपके साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा है। एक बहुत प्यारी बिटिया, मेरी मुस्लिम बिटिया है, तो उसने कहा कि मैडम जी हमारे मुस्लिमों के साथ भी तो गलत हो रहा है। तो मैंने उसको स्पष्ट बोला, बेटी कि आप मुस्लिम हो तो आपके साथ क्या गलत हो रहा है मुझे बताओ। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल मुस्लिम के साथ कभी भारत में गलत नहीं हो रहा। गलत हो रहा है जब आप लव जिहाद करोगे। भाई हम गलत क्या इंसाफ, हम गलत के ऊपर बोलेंगे। आप लव जिहाद करोगे हम बोलेंगे, आप आतंकवाद फैलाओगे हम बोलेंगे, आप देश के जो सुरक्षा को भंग करेंगे तो हम मारेंगे, पीटेंगे, या फिर जो भी सरकार को सही लगेगा वो कार्य करेगी। चाहे बुलडोजर चलाना पड़े तो चाहे कुछ भी कार्य करना पड़े, हमारी सरकार वो कार्य करेगी, क्योंकि वो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बेटी के ऊपर बुरी दृष्टि डालोगे तो हम उसको डालने देंगे, ऐसा नहीं होता। हम आंखें नहीं फोड़ देंगे। अगर हम आप जो पर्दा करके रख रहे हो बेटियों का, हम इसके विरुद्ध है। मैं बिल्कुल पर्दा प्रथा के विरुद्ध हूँ। और मैं तब भी कहती हूँ कि चलो इन्होंने अगर पर्दा किया है, यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत है मैम पर्दा करने की? जब आपका चेहरा आपको दिखाना ही नहीं है तो आप मत दिखाइए, अपना घर में बैठिए। आप बाहर निकलते हो तो आप प्रोफेशनली हो, एक महिला प्रोफेशनली होकर निकलिए ना। आप उसी में ही, आप साड़ी में अपने वो जो आपके कपड़े पहने हैं, आप बुर्के में अपने सामान को छुपा रहे हो, जो दुकानों पे जा रहे हो वहाँ पे चोरी चकारी चल रही है, कोई आतंकवादी उसको मुंह पे ढक के महिला का भेष धारण करके बाहर निकला। ऐसे नहीं चलता और ये चलेगा भी नहीं। पहले चलता होगा, अब नहीं चलेगा। अब हमारी सरकार बिल्कुल सख्त है इन सारी चीज़ों के लिए। आपको बदलाव की ज़रूरत है और ये कारण भी है कि इनमें शिक्षा का अभाव है। देखिए, हम मुसलमान को छोड़कर अपने देश का उत्थान नहीं कर सकते। हम सोचे कि भाई मुस्लिम को छोड़ दे और बाकी सारी जातियां आगे बढ़ेगी। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे भारत का एक अभिन्न, एक बहुत ही ज़बरदस्त हम कहें कि वोट बैंक है। उनका भी उतना ही अधिकार है जितना एक अन्य नागरिक का है। तो हम उस जाति को हम छोड़ नहीं सकते। तो अब शिक्षा में बदलाव होना ज़रूरी है। आप लोगों में ये मौलाना कुछ भी सिखा रहे हैं, वो गलत राय सिखा रहे हैं बच्चों को शुरू से ही कि भैया तुम्हें तो भाई सरकार बीजेपी की आ गई है तो बम फोड़ना है। ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, मानसिक, शारीरिक और अपने घरेलू जो नियम आप लोगों ने बनाए हैं। आप देखिए, विदेशों में जाइए मैडम जी,
इस्लामिक कंट्रीज में जाइए, नॉर्मल रहती है लड़कियां, वहाँ कोई इतने बड़े बड़े पर्दे से डाल के नहीं घूमती हैं। जब उन कंट्रीज ने ये पर्दे नहीं बनाए तो आप भारत में रह के महिलाओं के लिए नियम बना रहे हो, लव जिहाद फैला रहे हो, तो आतंक फैला रहे हो, तो अब हम बोले भी ना, हम तो बोलेंगे और इस पे सख्त कार्यवाही भी करेंगे और जो कार्यवाही कानूनी रूप से भी करनी पड़ेगी वो भी करवाएंगे। इसके साथ साथ जो हमें इंसाफ के लिए ज़रूरी लगेगा वो भी हम करेंगे। अच्छा, लेकिन ये लोग बड़े चालाकी से चूज कर लेते हैं। आपने देखा कि कभी वो शरीयत की बात करने लगते हैं जब उनके फायदे की बात होती है, नहीं तो जब उनके ऊपर कुछ ऐसा अटैक होता है तो संविधान पे आ जाते हैं। तो क्या ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है देश के लिए? देखिए, डबल स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि इनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है पर्याप्त। मैं तो यही बोलूंगी, शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण से अभी देखिए कॉलेज ये बना रहे हैं, कॉलेज में जाकर वहाँ पे क्या सिखाया, बम फोड़ दिया दिल्ली में। एक दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए, हमारे देश के जितने भी प्रशासनिक कार्य करते हैं उन सब ने उसको धर दबोचा और क्या मिला, क्या हासिल हुआ? आतंकवाद ही तो मिला। तो आपको अगर अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो आप आतंकवादी ही बन जाते हो। अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती तो आप नारे लगाते हो, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें खाना नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा। सब कुछ आपको मिल रहा है पर ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है ना, इसीलिए आपको हजम नहीं हो रहा।